नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। पहले के वीडियो में हमने ग्रुप डायनामिक्स के विषय में पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन के विषय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार समूह गतिमानता या ग्रुप डायनामिक्स हमारे शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार सहभागी होता है, छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और शिक्षकों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। शिक्षक के लिए समूह गतिमानता का अध्ययन क्यों आवश्यक है? एक शिक्षक के रूप में ग्रुप डायनामिक्स का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसे सिलेबस में क्यों रखा गया है, उसे मैंने समझाने की कोशिश की है। तो उसके आंसर के रूप में देखते हैं दोस्तों। किसी भी प्रश्न का इस तरीके से आपको भी समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे लिखा जाता है। प्रश्न का उत्तर जब हम लिखते हैं तो थोड़ा 2-3 लाइन, क्योंकि पहले तो हमें ये देखना है कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप एक पूरा फुल स्केप एक साइड भरिए और आगे जाकर के आधा, या एक भी भरेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि वहां जाके आप सोच करके लिख नहीं सकते। और बहुत ज़्यादा लेंदी बनाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको 5 में से कितना भी ज़्यादा करेगा तो 3 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए एक पेज भी लिख दिया तो बहुत है। तो लिखने का तरीका ये होता है कि पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा 3-4 लाइन लिखें, फिर जो मध्य का भाग है मैं बता रहा हूँ, मध्य भाग में लिखे। कोई ज़रूरी नहीं कि सब में पॉइंट्स ही बनाना है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो निबंधात्मक होते हैं, उसमें अगर पॉइंट्स बनाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे पॉइंट्स चलेगा। तो इंट्रोडक्शन लिखा आपने, मध्य भाग में 4-5 पैराग्राफ लिख दिए, और अंत में कंक्लूजन, उपसंहार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एग्जामिनर या मॉडरेटर होता है वो आपका फॉर्मेशन देखता है कि आप किस तरीके से लिखते हैं। अगर आप लिखते समय ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन कर दिए, या हेडिंग बना करके उसमें सब हेडिंग बना करके उसमें आप अच्छी तरीके से लिख देते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाता है, जो मॉडरेटर होता है वो समझ जाता है कि बच्चे ने पढ़ाई की है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है इसमें, एक शिक्षक एक ही कक्षा में 4-5 घंटे रहता है। सीधी बात है। कक्षा के बालक विभिन्न आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से युक्त परिवार से आते हैं। बच्चों का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग होती है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक की इस समस्या का समाधान करें, उसको कम करने की कोशिश करें, उसमें सामंजस्य लाने की कोशिश करें। शिक्षक क्या कर सकता है? अतः शिक्षक को प्रत्येक बालक की वैयक्तिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी पहले प्राप्त करनी चाहिए। ग्रुप बना करके उनसे पूछें कि आपके फैमिली में कमाने वाले कितने हैं, आपके फैमिली का उद्योग क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या है, टीचर को एक आइडिया मिल जाता है। टीचर ग्रुप में बैठा के सारे ग्रुप के बच्चों का तो इन्फॉर्मेशन ले लेता है, लेकिन अगर वही बच्चे टीचर का इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो टीचर एक शब्द नहीं बोलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टीचर तो सब बच्चों का जानकारी ले लेगा, लेकिन टीचर से अगर कोई बच्चा चाहे जानकारी लेना चाहे तो वो दे ही नहीं सकता है, नहीं देगा। अच्छा, आते हैं अपने प्रश्न पे। अतः शिक्षक को प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इससे शिक्षक को पता चलता है कि बालक का या छात्र का क्या बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से वो ताल्लुक रखता है। बालकों की समस्याओं के निर्माण के लिए उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। अपने लेवल पे जो हो सके शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए, अन्यथा बालक के अंदर संकुचित विचारधारा का विकास होगा। वो नैरो माइंडेड हो जाएगा, वो सोचेगा कि मैं गरीब हूँ इसलिए वो शिक्षक मुझे ध्यान नहीं देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक होता है उसे सर्व समावेशक, मिलनसार होना चाहिए।
अमीर क्या गरीब क्या सबके लिए समान व्यवहार रखना चाहिए। पक्षपातपूर्ण व्यवहार शिक्षक के लिए अनुचित है, नहीं करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों के लिए कक्षा में सामाजिक वातावरण का निर्माण करे, सोशल एनवायरनमेंट का को क्रिएट करके उसमें अध्ययन करवाए। तीसरा है दोस्तों, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बंट रहे हैं। सीधी बात है, संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार बन रहे हैं, सिंगल फैमिली। इसमें उन्हें प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की कमी महसूस होती है। फादर भी जॉब पे जाते हैं, मदर भी जॉब पे जाती हैं, बच्चों को बेबी सिटिंग में छोड़ दिया जाता है, तो उससे जो लगावपूर्ण प्रेमपूर्ण व्यवहार बुजुर्गों से मिलता था वो नहीं मिलता, क्योंकि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में रखा जाता है। खैर वो बात अलग है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की कमी महसूस होती है, क्योंकि बुजुर्गों की कमी बच्चों को महसूस होती है। शिक्षक को चाहिए कि बालकों को ऐसा माहौल दे करके पढ़ाएं कि बच्चों की समस्या का समाधान हो जाए। समस्या का समाधान होने का मतलब यह है कि बच्चों को पढ़ाते समय प्रेम पूर्वक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से उन्हें पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार कक्षा का वातावरण भावनात्मक बन जाता है कुछ समय के लिए, हमेशा नहीं होना चाहिए, कुछ समय के लिए ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, चौथा, शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों की प्रतिभा को पहचाने। क्या एबिलिटी है बच्चे के अंदर, ये ग्रुप डायनामिक्स के माध्यम से ही शिक्षक समझ सकता है। उनकी रुचि और योग्यता के अनुरूप उनका मार्गदर्शन करें। उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके अंदर योग्यता क्या है, एबिलिटी क्या है, उसके अनुसार उनका मार्गदर्शन करें। अगला है दोस्तों, शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों को योग्यता के अनुसार उचित नौकरी या व्यवसाय को ढूंढने में मदद करे। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने कोई डिग्री पूरा कर लिया। डिग्री पूरा करने के बाद मैंने उन्हें शिक्षक महोदय थे, मैंने उन्हें मैसेज किया कि सर डिग्री तो पूरी हो गई, अब नौकरी। बोले यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री देने का काम करती है, नौकरी आपको खुद ढूंढना पड़ता है। ये उनका आंसर था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि भले आप उनको नौकरी ढूंढ करके नहीं दे सकते, लेकिन आपको सहानुभूति तो दर्शानी ही चाहिए, और अगर आपकी कुछ जानकारी है उस विषय में तो उनका मार्गदर्शन करें। कोई लिंक है तो लिंक से उनकी मदद करें। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आते हैं। शिक्षक छात्रों में आत्मविश्वास का विकास कर सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम का जो है उसमें विकास कर सकता है। यदि बालक को सही समय पर उचित मार्गदर्शन नहीं मिला तो बच्चा कैरियर को लेकर असमंजस की स्थिति में आ सकता है, मतलब वो कंफ्यूज हो सकता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन था, शिक्षक के लिए समूह गतिमानता का अध्ययन क्यों आवश्यक है, शिक्षक को ग्रुप डायनामिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। अब इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करें तो कुछ पॉइंट्स है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहला पॉइंट है दोस्तों, कम समय में गुण संकल्पना की चर्चा की जा सकती है। मतलब ग्रुप डायनामिक्स समूह गतिमानता का ये फायदा होता है कि कम समय में ही डिस्कशन से कितनी भी जटिल संकल्पना हो उसे मतलब सरलता से सीखा जा सकता है। दूसरा, ज्ञान के द्वारा समस्या समाधान, तार्किक निर्णय क्षमता आदि का विकास होता है। जब 4 लोग बैठते हैं तो उसमें वार्तालाप में ज्ञान का आदान प्रदान होता है और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा दोस्तों, प्रत्येक अपने व्यवहार को भी समझते हैं, प्रत्येक दूसरे के व्यवहार को भी समझते हैं और स्वयं के भी व्यवहार को समझते हैं। किसमें? समूह गतिमानता में, ग्रुप डायनामिक्स में। अगला है दोस्तों, एक दूसरे के नजरिए को देखने नजरिए को समझने में मदद मिलती है। एक दूसरे को देखने का तरीका या नजरिया क्या है वो समझ में आता है। 5वां दोस्तों, क्रियाशील अध्ययन।
ग्रुप डायनामिक्स के कारण क्रियाशील एक्टिव लर्निंग के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और लास्ट है दोस्तों, महत्वपूर्ण सोच और प्रेरणा के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ग्रुप में जब हम काम करते हैं तो महत्वपूर्ण सोच, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा महत्वपूर्ण चीज है। स्कूल एक मनोवैज्ञानिक समूह है। जॉन डेवी ने ठीक ही कहा है, स्कूल एक लघु समाज है। स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य विद्यार्थियों को समूह जीवन के लिए प्रशिक्षण करना होता है। जॉन डेवी के अनुसार बताया गया है कि शिक्षा एक लघु समाज है, छोटी सी सोसाइटी है। सामाजिक जीवन के लिए स्कूल को विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की ओर उचित ध्यान देना चाहिए। इस पर कुछ बिंदु हैं जो जॉन डेवी ने बताए थे कि समूह शिक्षण के लिए आवश्यक क्या है। पहला है समूह चेतना, ग्रुप कोहेसिवनेस। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों में समूह चेतना का विकसित करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्यापक को उनके सामने स्कूल तथा समुदाय की परंपराओं, लक्ष्यों या आदर्शों को रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों, सामूहिक परंपराओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप ट्रेडिशन। स्कूल में अपनी कुछ परंपराएं होनी चाहिए और उनमें छात्रों तथा अध्यापकों को भलीभांति परिचित करा देना चाहिए। अन्य समूहों के समान स्कूल समूह की एक ऐसी परंपरा होनी चाहिए जो स्कूल के पारस्परिक संबंधों को निश्चित करे। अच्छी सामूहिक परंपरा का निर्माण होने से सामूहिक जीवन में एक स्थायी संबंध बना रहता है। स्कूल में ये चीजें हर साल घटित होती रहती हैं। और तीसरा दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप, समूह का स्थायित्व। एक समूह के रूप में स्कूल में यथासंभव भौतिक स्थायित्व बनाए रखना चाहिए। जैसे स्कूल के सदस्यों के संबंध अच्छे होने के लिए उसमें घनिष्ठता स्थापित होनी चाहिए। यह कुछ समय के लिए नहीं बल्कि निश्चित समय में और स्थायी रूप में होना चाहिए। समूह मन के निर्माण के लिए अनिवार्य है कि छात्र साथ में रहकर शिक्षण ग्रहण करें। स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति स्थायी होनी चाहिए। जो स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति है, जो जॉब्स रखे जाते हैं, उनको स्थायी रखना चाहिए। स्कूल में छात्र कुछ वर्षों तक ही रहते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकृति के छात्रों के स्थायी संपर्क द्वारा उनमें कई गुणों का विकास होता है। परिणाम स्वरूप लघु समुदाय एक अंग के रूप में सामुदायिक भावना विकसित करते हैं। हर साल बच्चे का एक ग्रुप आता है और वो अगली कक्षा में जाता है, तो एक ग्रुप के रूप में उसका विकास होता है। अगला है दोस्तों, अन्य समूहों से संपर्क, कॉन्टेक्ट विथ अदर ग्रुप्स। सामूहिक भावना के पूर्ण विकास के लिए विभिन्न समूहों में सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन होना आवश्यक है। स्कूलों में वाद विवाद, नाटक, खेल कूद आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए तथा विभिन्न स्कूलों में परस्पर प्रतियोगिता का भी अवसर देना चाहिए। स्कूल के अंदर भी निबंध लेखन, चित्रकला, ड्राइंग, वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, ये स्कूल के अंदर भी होना चाहिए और एक स्कूल का दूसरे स्कूल से भी कंपटीशन रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि इन कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना विकसित होती है। इन अवसरों पर यह आवश्यक है कि प्रतियोगिता में मैत्री और उदारता की भावना हो, क्योंकि ऐसा न होने से सामूहिक भावना का स्वस्थ विकास नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मैत्री की भावना रहनी चाहिए। इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक बनता है। जब विभिन्न स्कूल के प्रतियोगी एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तब वे एक दूसरे के विचारों, कार्यों और सोचने की विधियों को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रतियोगिता में छात्र विशेष स्कूल समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने समूह को विजयी बनाने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं। इससे उनमें तीव्र सामुदायिक भावना का विकास होता है। जब कोई छात्र या ग्रुप, छात्रों का ग्रुप किसी स्कूल का, किसी
पाठशाला या किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो उसमें समूह भावना विकसित होती है। अगला है दोस्तों सदस्यों के कार्य विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। समूह में हर सदस्य का कार्य का विभाजन सही तरीके से होना चाहिए। समूह भावना के विकास के लिए आवश्यक है कि समूह में विभिन्न कार्यों को करने के लिए उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य सौंपे जाए। जैसा उनका इंटरेस्ट हो और जैसा उनकी योग्यता हो, एबिलिटी हो, उसके अनुसार काम देना चाहिए। कार्य विभाजन में भी उनमें उत्तरदायित्व की भावना आती है। स्कूल तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। कक्षा के कमरे में ठीक रखने, खेलों और सांस्कृतिक कार्यों के आयोजन एवं वाचनालयों एवं पुस्तकालयों की देखभाल आदि के लिए योग्य छात्रों को उत्तरदायित्व के लिए पदों के लिए उन्हें अलग अलग कार्य देना चाहिए, जिसमें उनके नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। छठवां है दोस्तों सामूहिक प्रार्थना सभा, मॉर्निंग असेंबली। सुबह जो प्रार्थना सभा होती है, प्रेयर होती है, प्रत्येक स्कूल में दैनिक कार्य शुरू करने से पहले प्रातःकाल प्रार्थना सभा होनी चाहिए। हर स्कूल में होना चाहिए। इससे सभी छात्र शामिल होते हैं और समूह भावना का विकास होता है। स्कूल की पोशाक, स्कूल यूनिफॉर्म। जब सभी छात्र एक तरह की पोशाक, समान पोशाक धारण करते हैं तो किसी प्रकार का भेदभाव का विकास उनके अंदर नहीं होता है। उनके पारस्परिक संबंधों में एकता दिखाई देती है। अगला है दोस्तों छात्रावास, हॉस्टल। स्कूल के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था रखनी चाहिए। वहाँ साथ साथ उनके अंदर जो है समूह में रहने की भावना का विकास होता है। और लास्ट है दोस्तों आदर्श वाक्य। स्कूल की दीवारों और प्रमुख स्थानों पर जहाँ तहाँ समूह से संबंधित आदर्श वाक्य लिखे हुए होने चाहिए। अगला है दोस्तों उपयोगी संस्थाओं की जानकारी, नॉलेज ऑफ यूजफुल इंस्टीट्यूशन। छात्रों को समाज की महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संस्थाओं जैसे बैंक, डाकघर, पंचायत घर, नगर पालिका आदि की व्यवहारिक जानकारी दी जाए ताकि वे उनके क्रियाकलापों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके और जीवन में ढाल सके। अगला है दोस्तों उत्तरदायित्व के कार्य, टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। छात्रों को स्कूल के महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाएं ताकि उन्हें अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान हो सके। अगला है दोस्तों छात्र संघ की स्थापना, स्टूडेंट्स काउंसिल की स्थापना करनी चाहिए। स्कूलों में छात्र संघ की स्थापना करें ताकि उनके माध्यम से छात्रों में सेल्फ डिसिप्लिन की भावना का विकास हो सके। अगला है दोस्तों नैतिक व धार्मिक शिक्षा, मोरल एंड रिलीजियस टीचिंग। स्कूल के विद्यार्थियों को नैतिक तथा धार्मिक समूहों की शिक्षा देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जन समूहों पे सर्वोत्तम प्रभाव पड़ता है। अगला है दोस्तों देशभक्ति तथा नागरिकता की शिक्षा देना, एजुकेशन फॉर पैट्रियटिज्म एंड सिटीजनशिप। छात्रों को इकट्ठा करके देशभक्ति तथा नागरिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। भारत पाक युद्ध के दिनों में विद्यार्थी अपने अपने स्कूलों में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने सेवाएं राष्ट्र को अर्पित की। ये इसका एक उदाहरण था। अगला है दोस्तों बौद्धिक विषयों की शिक्षा दे, टीचिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट, गणित, विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक विज्ञान जैसे बौद्धिक विषयों को समूह में पढ़ाया जा सकता है। अध्यापकों को चाहिए कि वह समूह तकनीकी जैसे समूह विचार विमर्श, सेमिनार, वर्कशॉप, समूह प्रोजेक्ट तथा नियमित शिक्षा को अपनाएं। अगला है सौंदर्यात्मक विषयों की शिक्षा, टीचिंग ऑफ एस्थेटिक सब्जेक्ट। सौंदर्यात्मक विषयों जैसे कला, संगीत, कविता को बड़े आकार की श्रेणी में पढ़ाया जाए। बड़े आकार की कक्षाएं अध्यापक तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देती हैं। दिवस तथा पर्व मनाना, सेलिब्रेटिंग ऑफ डेज एंड फेस्टिवल्स। स्कूल अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, खेल दिवस, स्थापना दिवस, पारितोषिक वितरण दिवस, महान व्यक्तियों को जन्म दिवस, होली, दिवाली, बैसाखी को बड़े जनसमूह के सामने मनाना चाहिए। पुरातन छात्र संघ का वार्षिक सम्मेलन बुलाना चाहिए। जो पहले वाले छात्र हैं उनको बुला करके उनके सामने विशेष अवसरों पर सामूहिक जलपान या भोज का भी आयोजन करना चाहिए। इससे छात्रों में निकट संपर्क स्थापित होता है और समूह मन का विकास होता है। अंतिम में दोस्तों अंतर स्कूल क्रियाओं का संगठन
ऑर्गेनाइजिंग इंटर स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल के विशेष विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों के विद्यार्थियों से संपर्क में आने पर वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, लोकगीत, लोक नृत्य टूर्नामेंटों का आयोजन किया जाना चाहिए। अंतर स्कूल प्रक्रियाओं का संगठन समूह चेतना की भावना पैदा करता है। तो दोस्तों ये जो है जॉन डेवी के अनुसार, जॉन डेवी ने जो स्कूल एक लघु समाज है उसे विस्तृत रूप से पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको समझाया। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन एक बनता है कि जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक लघु समाज है, इसे स्पष्ट करें। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ग्रुप डायनामिक्स के एजुकेशन इम्प्लीकेशन के विषय में पढ़ा, कुछ मैंने पॉइंट्स बताए, एक छोटा क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन के विषय में।